नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज की ये सच्ची कहानी आपको रोने के लिए मजबूर कर देगी। जिस तरह हमें जमीन के नीचे पानी मिलता है, इसी तरह पानी के अलावा जमीन के नीचे ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं जिसके लिए इंसान जमीन की खुदाई करता है। इन्हीं चीजों में से एक है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसकी आपूर्ति के लिए समुद्र के नीचे खुदाई की जाती है। इस काम को अंजाम देने के लिए समंदर के बीच काफी बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जहां कई सौ वर्कर अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे काम करते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा वर्कर को जब एक हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर के बीच किन्हीं ऑयल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच समंदर में जाते ही अचानक से हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरी। यह समय था 19 जनवरी सन 1995 का। Commander Sed Roberts and First Officer Lionel Soule Go into service for Air Sea Search and Rescue Operation. Since its introduction early in June, the Whirlwind helicopter has figured in 5 rescue. A helicopter is crippled in the middle of a sudden storm. Down operations of Bristol helicopters in Lagos. On January 19, 1995, while en route, the helicopter ran into poor weather and was then struck by lightning, which caused severe damage to the tail rope. इस स्टोरी की शुरुआत हुई 19 जनवरी सन 1995 को देश स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर एडिन से, जो मौजूद है समंदर के किनारे। आज के दिन यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जाने वाली है समंदर के बीच बेयर एल फील्ड तक। पर आज के दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, हवाएं उल्टी दिशा में चल रही थी, मगर हेलीकॉप्टर 1 दर्जन से ज्यादा वर्कर को वहां पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। 19 जनवरी को सभी वर्कर को ले जाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जाने लगा। आज इस हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाले थे 2 पायलट। फ्लाइट के कमांडर सेड्री रॉबर्ट, उम्र थी 44 वर्ष। पिछले 20 साल 1974 से ही वेस्टो हेलीकॉप्टर लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं। वे बहुत ही अनुभवी पायलट हैं। उन्हें 9600 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दूसरे फर्स्ट ऑफिसर नॉयल सोल, उम्र थी 39 साल। इन्होंने पिछले 5 साल पहले सन 1990 में वेस्टो हेलीकॉप्टर लिमिटेड के साथ काम करना शुरू किया है। इन्हें 3100 घंटे से ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जब तक हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जा रहा था, उतने समय में कैप्टन मौसम का इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए, जहां जाकर पता चला करीब 2 घंटे के लिए मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। इन्हें फ्लाई करने का परमिशन मिल गया। यह जिस ऑयल रिफाइनरी पर जा रहे हैं, यह सन 1960 से लगातार यूनाइटेड किंगडम को पेट्रोलियम देकर देश की इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभा रहा था। यहाँ लगातार 24 घंटे क्रूड ऑयल को निकाला जाता था। जमीन के नीचे से इसे देश के साथ बाहर की कंट्री में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फिलहाल सारी तैयारी हो जाने के बाद वर्कर हेलीकॉप्टर में जाना शुरू कर दिए। इनकी संख्या थी 16। दोनों पायलट को ऐड कर लिया जाए तो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे पूरे 18 लोग। समंदर के किनारे से दूरी थी करीब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा, इसलिए वहां पहुंचने में कई घंटे लगने वाले थे। यह ऑयल प्लेटफॉर्म दिखने में जितना छोटा होता है उतना होता नहीं है। यहाँ सैकड़ों वर्कर अलग अलग शिफ्ट में काम करते रहते हैं। यहाँ एक इंसान के रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, सब कुछ था। वहाँ किचन, बाथरूम, साथ साथ जिम, यहाँ तक कि रेस्ट के लिए स्पेशल कैमरे भी तैयार किए गए थे। वहाँ रहने वाले वर्कर को यह एहसास होता ही नहीं था कि वह समंदर के किसी घोंसले जैसे चीज के ऊपर हैं। यहाँ वर्कर्स का काम तेल को बाहर निकालने के साथ साथ समंदर के नीचे जाकर पाइप को चेक करना भी था, क्योंकि पाइप से क्रूड ऑयल की रिसाव होने का खतरा बना रहता था। कुछ वर्ष पहले सन 1988 में गलती से पाइप के नीचे लीकेज हुई थी, जिस वजह से पेट्रोलियम पदार्थ समंदर के सरफेस पर आ गया था काफी ज्यादा मात्रा में, जिस पर गलती से आग लग गई थी। उस पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें कई सारे वर्कर गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। कई लोगों की तो डेथ भी हो गई थी। इसलिए किसी भी वर्कर को वहां ले जाने से पहले उसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग होती है। जब वहां के हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें वहां जाने की परमिशन दे दी जाती थी। जाने से पहले इनकी एक आखिरी टेस्टिंग हुई, जिस टेस्ट में यह सभी के सभी पास हो गए। अंत में 16 वर्कर के साथ हेलीकॉप्टर उड़ान भरी। करीब 230 किलोमीटर की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की इस यात्रा में कैप्टन हर पल कंट्रोल टावर, रडार कंट्रोलर से संपर्क बनाए रखने वाले थे, क्योंकि ऑयल प्लेटफॉर्म के पहुंचने के 40 किलोमीटर पहले ही अक्सर कंट्रोल टावर से कनेक्शन टूट जाया करता था। यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा अर्थ के शेप की वजह से होता था। हेलीकॉप्टर जैसे ही आधा से ज्यादा की दूरी तय कर लेती थी तो पृथ्वी के कर्व होने की वजह से हेलीकॉप्टर ऑटोमेटिक रडार से बाहर हो जाता था। उसके आगे की यात्रा होती थी ऑयल प्लेटफॉर्म की मदद से ही। मगर प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सैटेलाइट की मदद से विमान तथा हेलीकॉप्टर
कहीं भी हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, उनसे संपर्क बनाया जा सकता है। फिलहाल स्टार्टिंग का सफर बिल्कुल ठीक ठाक चला। दोनों पायलट को सामने का मौसम बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा था। उड़ान के करीब 20 से 25 मिनट तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। हेलीकॉप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी नहीं आई, पर ये आने वाले खतरे से अनजान थे, क्योंकि उस समय ठंडी ठंडी समुद्री हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। बादल तेजी से बनने लगे, बवंडर की तरह गोल गोल घूमकर एक अलग तरह के बादल बन रहे थे, जिसे कोलंबस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्लाउड बिजली, खतरनाक गंभीर मौसम जैसे बवंडर पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, जो छोटे विमान के लिए होते ही हैं बहुत ही खतरनाक। कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर उस एरिया में पहुंच गया जहां से रडार से संपर्क टूट गया, यानी किस तरफ जा रहे हैं इनके अलावा पता ही नहीं था किसी को भी। कुछ मिनटों तक ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, जैसे कि ऑयल प्लेटफॉर्म से करीब पहुंच चुके थे। इसलिए थोड़े समय में हेलीकॉप्टर ऑयल प्लेटफॉर्म के रडार में आ गया। यहां पहुंचकर पता चला मौसम सामने कुछ ठीक नहीं है, आसमान घने बादल से भरे हैं। यदि मौसम खराब होने का चांस है, ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरी तो वर्कर की जान खतरे में आ जाएगी। इसकी जगह अगर कोई एरोप्लेन होता तो इस घने बादल में बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता था, क्योंकि एरोप्लेन का फ्रेम डिजाइन किया गया होता है कुछ ऐसी तरह से कि अगर उस पर बिजली गिरे तो इलेक्ट्रिक पूरी प्लेन की बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ओपन होता है। पर इन्हें जिस बात का डर था, कुछ ही समय में घने बादल के साथ मौसम खराब होना शुरू हो गया। बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगी। हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। कुछ ही समय में छोटे छोटे ओले पड़ने लगे। समस्याएं इतनी बढ़ गई कि हेलीकॉप्टर में लगा आइस डिटेक्टर भी बंद हो गया। ब्लेडों पर आइस जमना शुरू हो गई थी। इसकी चेतावनी ऑलरेडी पहले से ही कैप्टन को मिलनी शुरू हो गई थी, मगर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। पर इन्हें अपनी गलती का एहसास अगले ही पल हो गया, जब इन्होंने देखा आइस के छोटे छोटे टुकड़े हेलीकॉप्टर के अंदर आ रहे हैं। इसी दौरान आइस डिटेक्टर दोबारा से अलर्ट जारी किया। इसके बावजूद इन्हें उम्मीद थी कि ये इस तूफान से बाहर निकल जाएंगे, पर ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। प्लेन धीरे धीरे बैलेंस खोने लगा। इस समय ये लोग ऑयल प्लेटफॉर्म से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगा तो मेढ़े मेढ़े का अनाउंसमेंट किया गया। ऐसा पायलट तभी करता है जब कोई गंभीर सिचुएशन आई हो। देरी ना करते हुए बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर अभी भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर 13 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, मगर तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। समय के साथ साथ सिचुएशन और भी खराब होने लगी। रेस्क्यू टीम को यह बात पता थी कि हेलीकॉप्टर से उन तक मदद भेजना ठीक नहीं होगा, इसलिए वहां से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर चैंपियन फ्रीडम नामक एक जहाज है, उसे भी हेलीकॉप्टर की तरफ भेज दिया गया था रेस्क्यू के लिए। इस शिप के कैप्टन थे जॉन मैकेंस। शिप का लोकेशन हेलीकॉप्टर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में कई मिनट गुजर गए। हेलीकॉप्टर के साथ अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा नहीं हुआ था। रेस्क्यू टीम के आसपास समय था बहुत ही कम। उन्हें कैसे भी करके हादसे होने से पहले वहां पहुंचना होगा। तूफान के बीच हेलीकॉप्टर तो जा नहीं सकता था, इसलिए जहाज का वहां पहुंचना बहुत ही जरूरी था। वहीं तूफान के बीच हेलीकॉप्टर गंभीर रूप से फंस चुका था। पायलट बड़ी मुश्किल से उस पर कंट्रोल जमाए हुए थे। पायलट तथा पैसेंजर सभी 18 लोगों की सांसें थम सी गई थी। उन्हें हर पल डर था कहीं हेलीकॉप्टर पर लाइटिंग स्ट्राइक न हो जाए। बिजली के गिरने से पहले दरवाजे के लॉक को खोल कर रखे थे। अगर ऐसा हुआ तो सब के सब नीचे कूद जाएंगे। ये इस समय अपने डेस्टिनेशन से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर थे। यह जानते हुए भी रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगी थी, क्योंकि ऑयल प्लेटफॉर्म तक भी तूफान था। अभी तक तो चीजें कंट्रोल में थी, पर अगले ही पल धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। धमाके के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो गया, गोल गोल घूमने लगा। तूफान के बीच हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी लैंडिंग सिचुएशन बन गई थी, और अभी तक रेस्क्यू टीम का ना ही शिप पहुंचा ना ही हेलीकॉप्टर। पर उन्हें रेडियो के जरिए इन्फॉर्म किया गया था कि हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम का शिप तथा हेलीकॉप्टर दोनों तूफान से कई मील दूर थे। वहां पहुंचने में काफी लंबा समय लगने वाला था, मगर उनके पास इतना समय नहीं था। हेलीकॉप्टर लगातार घने बादल के बीच अपनी ऊंचाई खो रहा था। ऊंचाई जब समंदर तल से कुछ ही मीटर रह गई तो हेलीकॉप्टर पानी में उतरने से पहले अपने एयर बबल को खोल दिया। नीचे साफ तरीके से लैंड करते करते काफी समय लग गया और आखिर में साफ लैंडिंग हो गई, मगर हेलीकॉप्टर के वजन के हिसाब से ज्यादा समय तक बबल के साथ तैरना मुश्किल था। ऊंची ऊंची लहरें हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के अंदर रहना मुश्किल कर दी। हेलीकॉप्टर तथा 18 लोगों के साथ बबल की हेल्प से तैरना मुश्किल था। जब ज्यादा समय तक हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं रह गए तो लोग डूब ही जाएंगे। इन्हें भी इस सिचुएशन के बारे में पता था, इसलिए तुरंत लाइव बोट को बाहर निकाला गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर का एक डोर टूटकर समंदर में गिर गया था। एयरपोर्ट के ऑन होते ही दोनों पायलट के साथ 16 वर्कर भी हेलीकॉप्टर से उतर गए, पर आखिरी समय में कैप्टन ने रेस्क्यू टीम को दोबारा से इन्फॉर्म किया और उन्हें अपने लोकेशन का पता बताया। ऊंची ऊंची लहरें, ठंडी ठंडी समुद्री हवाओं के बीच रहना हर पल चुनौतियों से भरा हुआ था। यह जिस एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे उसी के बगल में हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ डोर भी तैर रहा था पानी पर, जो धीरे धीरे तैरते हुए उनके करीब आने लगा। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका नुकीला पार्ट बोट में होल कर दिया। धीरे धीरे हवा निकलने लगी। हवा पूरी तरह से निकलने में काफी लंबा समय लगने वाला था। इन्हें बस इंतजार था रेस्क्यू टीम के आने का। यह 15 से 17 मिनट तक लाइफ बोट के अंदर ही रहे थे। जब इन्होंने रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी, इन्हें उम्मीद जगी कि अब हम लोग बच जाएंगे। इतने खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नीचे आकर उन तक नहीं जा सकता था। दूर से उनका लोकेशन पता किया गया। जब मौसम कुछ हद तक ठीक हुआ तो वह दोबारा से वापस आ गए, पर वह इस बार अकेले नहीं थे। उसके साथ थी रेस्क्यू टीम शिप भी, जहां से एक मिनी बोट निकाली गई जिस पर सवार 2 लोग वर्कर के पास पहुंचे हैं। उन्होंने उसके एयर बोट की रस्सी को बांधा और फिर वहां से खींचकर शिप की तरफ ले जाने के लिए निकल पड़े। पर शुक्र था दोनों पायलट के साथ साथ 16 वर्कर में से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई थी। किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। छोटे मोटे जख्म के साथ सभी को तूफान से दूर शिप के करीब लाने में कामयाब हुए। पूरे 18 लोग तो बच चुके थे, पर अभी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाना बाकी था। तूफान के बीच हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था? वह आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कैसे? सबसे अहम बात, उन्होंने जिस धमाके की आवाज सुनी थी वह किस चीज की थी? जांच हुई तो पता चला यह धमाका ट्रेल रोटर में हुआ था, बिजली के गिरने से। दरअसल उस टाइम में रोटर कार्बन फाइबर कंपोजिट मेटल से बनाए जाते थे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रेवल कर सकती थी। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने हेलीकॉप्टर की कई दिनों तक खोज की, क्योंकि उनके बचाए जाने के बाद जब यह दोबारा से उस लोकेशन पर पहुंचे तब तक हेलीकॉप्टर पानी में डूब चुका था। उसकी खोज में 2 सबमर्सिबल को कैमरे से लैस पानी में उतारा गया। लंबी खोज के बाद हेलीकॉप्टर समुद्र तल से ऑयल प्लेटफॉर्म से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर दिखा, जिसे पानी से बाहर निकालने में काफी लंबे समय तक कोशिश चली, पर वह बाहर निकलते वक्त कई जगह से टूट गया था। सारे पार्ट को एक एक करके निकालकर जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद इन्हें कई सारे रीजन पता चले। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के सबसे पहला रीजन था टेल रोटर के टूटने का। इसके कई सारे ब्लेड पानी से निकलने के बाद पता चला सभी के सभी हेलीकॉप्टर से अलग थे। जब लाइटनिंग एक्सपर्ट से इसका मेन रीजन पूछा गया तो यही बातें सामने आई कि बिजली के गिरने का पूरा इंपैक्ट इसी टेल रोटर पर ही आया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था उसका कार्बन फाइबर कंपोजिट मेटल से बने होने का। बिजली गिरने से एक जोरदार धमाका हुआ था, जिससे टेल रोटर कई जगह से टूट गया। बिना टेल रोटर के हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगा और अंत में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। आगे चलकर हेलीकॉप्टर के रोटर के मेटेलिक मेजर में चेंजेस किए गए ताकि आगे से इस तरह के हादसे दोबारा ना हो सकें।